फटाफट माइक्रोफोन ऑन करके यस सर बोल देंगे, फिर टॉपिक पे करते हैं, काम जगाते हैं अंदर। परशुराम मेरे साथ साथ बोलिए जय श्री राम। बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। रात में थक गए सब लोग, लेकिन फोकस करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलिजन थ्योरी। हैशटैग कौन सा चल रहा है हमारे पास में? हैशटैग 11। तो आपको खुद से नोट करना है, हैशटैग 11 के लिए एक पेज छोड़ देना। मेरा पेन कहाँ चले गया री? मेरा पेन कहाँ है? कहाँ है पेन? अच्छा, मिल गया। पेन बोला तो तू चाबी चाबी काहे कर रहा था? मस्ती नहीं, अब आ जा रहे हैं एकदम। ठीक है, पूरा कोलिजन थ्योरी अच्छे से समझेंगे। रात में यहाँ बैठना सफल करके भेजूंगा। ठीक है, चलो। हैशटैग 11 था फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग देखने जा रहे हैं हैशटैग 12 कोलिजन थ्योरी। क्या देखने जा रहे हैं? कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी किस चीज के लिए है? तो पटेल बता सकते हैं कि अपन कोलिजन थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, ये प्रोडक्ट बताता है, प्रोडक्ट बनने के, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की कहानी को बताता है। ठीक है, प्रोडक्ट के बनने की कहानी को बताता है, वो है कोलिजन थ्योरी। सबसे पहले ये दिया किसने था? गिवन बाय मैक्स ट्रांस एंड विलियम लेविस। ठीक है, मैक्स ट्रांस और विलियम लेविस ने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब देखो क्या है कोलिजन थ्योरी। तो साइंटिस्टों ने, मैक्स ट्रांस और विलियम लेविस ने ये बोला कि यूं ही नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। एक रिएक्टेंट पकड़ा, दूसरी रिएक्टेंट पकड़ी और दोनों टकरा देंगे और प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक रिएक्टेंट दूसरे प्रोडक्ट से टकरा गया और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, है ना। इन्होंने क्या बोला, या पहले के साइंटिस्ट लोग अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, है ना। जैसे आप लोग लेटेस्ट पढ़ रहे होंगे बायोलॉजी में, पेनजेनेसिस थ्योरी। डार्विन ने क्या बोला था कि मेल के शरीर से पसीना निकलता है, फीमेल के शरीर का स्वेट आपस में मिलता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, पढ़े होगे ना। ठीक है, एंशिएंट थ्योरी कुछ भी बकवास करते थे, तो लोग वैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को अच्छे से समझा नहीं पाए। पहली बार मैक्स ट्रांस और विलियम लेविस ने अपने कंसेप्ट में जो मॉलिक्यूल है उनको सॉलिड स्फीयर माना। क्या माना? सॉलिड स्फीयर। बोलो, बात समझ में आ रहा है? सॉलिड स्फीयर माना और उन्होंने बोला कि ये सॉलिड स्फीयर आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, यूं ही नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन का होना, टक्कर का होना जरूरी है। जब तक टक्कर होगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हर टक्कर से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, राह चलते किसी से टकरा गए तो प्रोडक्ट, हर टक्कर से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा भी जरूरी नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता। वे टक्कर जिनसे, या वे कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं कोलिजन को तो बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। बात समझ में आ रहा है? तीन बातें मैंने बोली। पहली बात क्या बोला कि यूं ही नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है? कोलिजन का होना जरूरी है। लिखाऊंगा, सुनो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि हर टक्कर से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिर्फ वो टक्कर जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वैसे कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, गीतेश धनसेना भी आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अगली बात उन्होंने ये बोला कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जाहिर सी बात है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अरे सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा टक्कर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट।
नहीं है बात समझ में? क्लियर है ना? प्रोडक्ट का पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो सबसे पहले सपोज ये एक मॉलिक्यूल ए है, ये एक मॉलिक्यूल बी है, सॉरी ठीक है, ये है। अब क्या है, ये लोग बहुत बड़े एरिया में है, बहुत बड़े एरिया में। अब क्या चांस कि ये टकराए और प्रोडक्ट ए बी बनाए? कोई चांस है? बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। मैं क्या करूंगा, इनको ना पास लाऊंगा, इनको क्या करूंगा बेटा, पास लाऊंगा, नजदीकियां बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, अरे माइक्रोफोन बंद रखना, ये क्या हो गया, बी हो गया, और हेडफोन लगा लेना सब लोग घर में जो बैठे हुए। हाँ ठीक है, चलो अब मैंने क्या कर दिया बेटा, वॉल्यूम को कम कर दिया। पहले इतने बड़े वॉल्यूम में थे, अब इतने वॉल्यूम में थे, वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम पड़ गया। अब कोलिजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब जितना ज़्यादा Z होगा उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो सुनने में समझने में अच्छा लगा, ठीक है, कि हमने क्या किया बेटा, दो लिए रिएक्टेंट, उनको टकराया और प्रोडक्ट बन गया होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा जरूरी भी नहीं। सिर्फ वो वाले कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनता है उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए दो कंडीशन का एक साथ फुलफिल होना जरूरी है, दो कंडीशन का एक साथ फुलफिल होना जरूरी है। अब वो दो कंडीशन कौन कौन से? एक तो कोलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक तो कोलिजन का क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, गोली छू के निकल गया, प्रोडक्ट बन पाएगा क्या? नहीं, सही डायरेक्शन होना चाहिए ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, हर कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, इस रिएक्टेंट की इच्छा होनी, चाह होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने की। इसका मूड ही नहीं रहेगा तो फिर थोड़ी होगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या? बेफालतू का मत हंसा करो, ठीक है? मतलब कि हर रिएक्टेंट के पास में कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है? यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या मस्ट बी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। ये दो पॉइंट्स अगर एक साथ फुलफिल हो गया तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम is known as collision frequency Z। Z का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है? यूनिट क्या हो जाएगी, कोलिजन सेंटीमीटर माइनस क्यूब सेकेंड इनवर्स। मतलब समझ रहे हो, एक सेकेंड और एक ml वॉल्यूम में 10 to the power 25 टाइम्स कोलिजन, इतना टक्कर हो रहा है, ठीक है? फॉर इफेक्टिव कोलिजन following two conditions, following two conditions must be satisfied at a time। पहला, reacting molecules must possess a minimum
अमाउंट ऑफ एनर्जी। नंबर सेकंड है, ठीक है, प्रॉपर, हिंदी में लिखा रहा हूं, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। संडे को भी तुम लोग की क्लास है ना? टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। पहला वाला लिखेंगे, क्रियाकारक के अणुओं के पास न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। नंबर सेकंड, टक्कर हेतु सही अभिविन्यास होना चाहिए। टक्कर हेतु सही अभिविन्यास होना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग कंडीशन नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी वाला फैक्टर देखने जा रहे हैं। पहला फैक्टर कौन सा देखने जा रहे हैं? हेडिंग डाल के छोड़ दो, इधर ध्यान दो। एनर्जी वाला फैक्टर। एनर्जी वाले फैक्टर में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड वर्ड बोलने का मतलब क्या है जरा समझना। सपोज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी है, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी है, इसको प्रोडक्ट बनना है, ये एनर्जी लाइन जो है प्रोडक्ट की है। अब इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनना है तो ऐसे नहीं बन जाएगा, एनर्जी लेकर के यहाँ से यहाँ तक नहीं चढ़ेगा। ये क्या करेगा, पहले एनर्जी लेकर के हाई पॉइंट पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? हाई पॉइंट पहुँचेगा, और इसको टच करके नीचे आएगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी रिएक्टिंग स्पीशीज को यूं ही नहीं प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उस एनर्जी बैरियर को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिजिक्स की भाषा में समझते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ रखा है। जैसे कोई मेटल सरफेस है, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दूंगा, कुछ होगा क्या? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दूंगा, कुछ होगा क्या? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दूंगा, कुछ होगा क्या? 9.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दूंगा, कुछ होगा क्या? 9.9 हिमांशु वोल्ट का दूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ होगा क्या? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा, फुचुक करके इलेक्ट्रॉन बाहर। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अरे यार, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी मेटल सरफेस की वो एनर्जी थी कि उतने का फोटोन जब गिरेगा तब इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को जर्रा सा बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो बात समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है क्या? अच्छे से समझ में आया क्या? ठीक है, चलो। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात ये होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी नोट करने वाले लड़के लिखाऊंगा ना, रुकना। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए उतनी एनर्जी की कम से कम जरूरत। थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be the minimum amount of energy which must be required by reacting molecules for a chemical reaction occur. It is an energy barrier for any chemical reaction. ये क्या है बेटा? एनर्जी बैरियर है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। मतलब
किसी को अगर जीतना है, किसी को अगर क्या करना है बेटा, जीतना है, किसी को अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है, तो इस एनर्जी का जो कट ऑफ है ना, इस कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? डॉक्टर विक्टर बनना है तो ये एनर्जी बैरियर जो है ना, मिनिमम कट ऑफ नंबर है, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब कट ऑफ। इस कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा, जो क्रॉस कर जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अरे क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, एक टर्म हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा टर्म हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। तेरे को कौन फोन किया भाई? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है ना ई, क्या बोलते हैं इसको? ई। अब देखो देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। सपोज इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन। और थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने कितना लिखा बेटा? 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 80 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक जो एक्स्ट्रा एनर्जी का डिफरेंस जो होता है, इसी एनर्जी गैप को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि कट ऑफ निकालना है। थोड़ी बहुत एनर्जी तुम्हारे पास है, मार के पूरा इलाका धुआं धुआं करके एक्टिवेशन एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? मैं। समझे? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्रॉस करने के लिए 80 चाहिए, तुम्हारे पास है 10, एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 70 चाहिए ना यार। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो सबको समझ में आया क्या? ऑनलाइन वालों, जिन तक मेरी आवाज साफ आ रही है और ब्लर नहीं दिख रहा है, उन लोग को समझ में आया क्या? देखे, इतने लोग का फोन सही चल रहा है, बाकी लोग हाँ, बाकी लोग दिन भर फोन में घुसे रहेंगे तो डाटा थोड़ी रहेगा उनके फोन में। अब तुम्हारे फोन में डाटा नहीं, वो भी मेरी गलती है? फिर फोन नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, ब्लर हो रहा है, मैं क्या करूं? ये तो ऐप है ना, यहाँ से डाटा हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है। उनके फोन में डाटा नहीं, दिन भर लगे रहेंगे फोन में। रास्ते में जाओ तो उधर बात कर रहे हैं खड़े होकर आराम से। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? द मिनिमम, अब देखना सबका फोन में अच्छा एचडी में दिखेगा। मिनिमम एक्स्ट्रा, इनको संभालना तुमको है ना यार, डाटा वाटा वो सब। क्या मैं रिचार्ज करा के दूं क्या? जिससे बात करे उसको बोलो रिचार्ज करा। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय reactant molecules for converting into product known as एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की प्रकृति, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट बहुत गड़बड़ करती है, कैटालिस्ट काटती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्टर्ब करने का काम दो ही लोग करते हैं। एक क्रियाकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट कैसा है, जैसा होगा उसका वैसी एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट डालने पर क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिस्टर्ब होती है। समझ में आ रहा है? मैं एक्टिवेशन एनर्जी देने का काम कर रहा हूँ, बाहर से कैटालिस्ट आ जाएगा, नेट खत्म हो जाएगा, फिर ब्लर दिखेगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैटालिस्ट क्या करती है बेटा? रिएक्शन को डिस्टर्ब करने का काम करती है। अरे समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों रिलेटेबल यस सर बोल रहे हैं जिन लोग, सब समझ रहे हैं अपन।
मेरे पे दया नहीं आता ना, तुम लोग दिन भर थका हो, 4 बजे से 4, 5, 5:30, 5:30, 6:30, 7, 7:15, फिर 8, 9, 10, 11 क्या उसके जाके फिर एडिटिंग का काम। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो हम लोग ना 2 ग्राफ की स्टडी करेंगे, ठीक है? चलो समझना। ये वाई एक्सिस ले लिया मैंने, ये एनर्जी का एक्सिस है, ठीक है? और ये हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्स एक्सिस में रिएक्शन के प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस का एक्सिस। बोलो बात क्लियर है? सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी अभी इस पॉइंट पे है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी अभी 40 किलो जूल है। कितना है? 40 किलो जूल। वैसे किलो जूल पर मोल यूनिट होती है, मैं 40 किलो जूल लिख रहा हूँ, ठीक है? अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है वो क्या है बेटा? 100 किलो जूल है। क्या है बेटा? 100 किलो जूल है, ठीक है? अब देखो रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ तक 100 किलो जूल को क्रॉस किया, 2 केस हो सकता है, और क्रॉस करके नीचे आ गया। अब ये जो नीचे ये प्रोडक्ट की एनर्जी जो दिख रही है वो 100 नहीं होकर के कितना है? 20 किलो जूल है। कितना है? 20 किलो जूल। बोलो समझ में आ रहा है? एक केस की पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, कैसी है? ऐसी है कि 40 किलो जूल से है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी टच किया और टच करके यहाँ आ गया। अब ये जो एनर्जी है ना प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो 40 किलो जूल नहीं होकर के 50 किलो जूल होगी। कितनी हो गई? 50 किलो जूल। दोनों केस समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों केस समझ पा रहे हो ना? ग्राफ आपके आंखों के सामने है, देखो। एक ग्राफ में क्या हो रहा है? एक ग्राफ में रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है। दूसरे वाले में प्रोडक्ट की एनर्जी है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ये था, ये 40 किलो जूल क्या है बेटा? ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। 100 किलो जूल क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितना लगा? हाँ 60 किलो जूल। कितना? 60 किलो जूल। तो रिएक्टेंट जो है 60 किलो जूल लेकर के थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंच गया। अब ये जो पॉइंट है ना तो हल्क रहा ना तो बैनर रहा, प्रोफेसर हल्क बन गया। क्या भेलपुरी है? बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है कि नहीं? मतलब यहाँ तक तो सिर्फ रिएक्टेंट था। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी में जहां टच किया है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है? ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है? ना ही रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट, है ना? मतलब कुछ ट्रांजिशन स्टेट सा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है। समझ में आ रही बात? हाँ, ऐसे लोग ना ऐसे बाल लाल करके, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ बाल लाल करके घूम रहे होते, ये ऐसे वाला जीन्स पहन लेते हैं यहाँ तक घुटने के ऊपर दिख रहा होता है, लूज शर्ट पहन के केटीएम चला रहे होते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूल। बात समझ रहे हो? हैशटैग रिलेटेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 20 किलो जूल जो एनर्जी है ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी 40 किलो जूल, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बेटा? 20 किलो जूल। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। बोलो समझ में आया? ठीक है, ये वाले केस में क्या हो रहा है? ठीक है, ये वाले केस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 40 किलो जूल। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 50 किलो जूल। अब यहाँ से यहाँ ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी कितना लग रहा है यहाँ भी? 60 किलो जूल लग रहा है। बोलो लग रहा है ना? लेकिन इस वाले केस की खास बात क्या? अच्छा ये भी क्या है? ये जो स्टेट है, ये बीच वाला पॉइंट है, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है? कम है ना? प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? देखो, अरे रिएक्टेंट की एनर्जी 40, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 50। ज़्यादा हो रही है ना? अब देखो रिएक्टेंट था एनर्जी, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाया, एनर्जी घट गई, यानी एनर्जी रिलीज हुआ होगा। एनर्जी रिलीज हुआ होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ रिलीज हुई होगी। बोलो रिलीज हुई होगी, है ना? इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। और ये आएगा नेगेटिव। ये आएगा नेगेटिव। अरे समझ आ रहा है ना? पहले क्या था, है ना? अच्छा इधर देख लो, डेल्टा एच इक्वल्स टू, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी पहले क्या थी बेटा?
ज्यादा थी, है ना, 40 किलो जूल। प्रोडक्ट की एनर्जी 20 किलो जूल। 40 से 20 होने में 20 लॉस किया होगा ना यार, 20 एनर्जी निकल गई ना। एनर्जी जब जाती है तो रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ होगा? एक्सोथर्मिक ग्राफ होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो पहले एनर्जी कितनी थी? 40, अब कितनी होगी? 50। 10 गेन किया होगा ना, 10 गेन किया होगा ना, तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ समझ में आया क्या? अब देखो यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस देखता हूं, ठीक है, फाइनल है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ डेल्टा एच क्या आ रहा है? पॉजिटिव। डेल्टा एच का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जबकि यहाँ डेल्टा एच का ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या ई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट का कम है एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा, तो डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एच देखना है ना, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ किसका है? एंडोथर्मिक का। ये ग्राफ किसका है? एक्सोथर्मिक का। बोलो समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, लिख लो। मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100 किलो जूल, रिएक्टेंट की एनर्जी है 40 किलो जूल। बोलो है, रिएक्टेंट की एनर्जी 40 किलो जूल थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो जूल थी। एक्टिवेशन एनर्जी 100 माइनस 40 की। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो यही हुआ ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल है। कितना आया? 60 किलो जूल। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो क्या करूंगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। क्या करूंगा? रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी 40। कितना आया? 60 किलो जूल। समझ आया सभी को? पक्की बात है यहाँ तक? देखो अब ये मेरे पास में मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। सपोज ये मैंने ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा। बताओ एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? हाँ देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ये रही, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, एंडोथर्मिक का ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में देखना, इस ग्राफ में ये देखो, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। ये जो एनर्जी है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो है, ठीक है। चलो अब मैं इसको ना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोल रहा था। क्या बोल रहा था? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये वाले पॉइंट को ना मैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोल रहा था। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे लिए बोलना एक तरीके से गलत है, भेदभाव कर रहा हूं मैं। कैसे जरा देखना, रिएक्टेंट के लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इधर से देखूंगा तो प्रोडक्ट मेरे लिए रिएक्टेंट हो जाएगा ना, है ना। जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट। इधर ये मेरे लिए रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। इधर से देखूंगा तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। किसी का क्या ही होता है गलत, किसी का गलत किसी के लिए सही। समझ में आ रहा है ना? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? अरे मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो किसी का नुकसान भी तो हो रहा होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये मतलब समझ पा रहे होगे कि इक्विलिब्रियम में हो और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोल पाना मेरे लिए अलग अलग बात है। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये जो एनर्जी होगी ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, ठीक है। अब मेरे को डेल्टा एच निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डेल्टा एच, ठीक। तो गौर से देखिएगा जनाब, डेल्टा एच कैसे निकाला था मैं, है ना, फाइनल ये क्या है बेटा? हाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? डेल्टा एच क्या आया था? पॉजिटिव आया था। बोलो आया था कि नहीं आया था? डेल्टा एच क्या आया था? पॉजिटिव। मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन इतना है, इसमें से इतना घटा दूंगा, बचेगा क्या? डेल्टा एच। यानी किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालते कैसे, समझ में आया? किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी में चेंज निकाल सकते हो। अच्छे से आया क्या समझ में? सही सही बताओ आया क्या? लिख लो।
ये तो मैंने एंडो के लिए बताया, आप एक्सो के लिए भी सेम चीज ही आएगा, सेम रिजल्ट रहेगा, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कर देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा डेल्टा एच। लिखेंगे काम की बात। मैंने आपको क्या बताया, एक्टिवेशन एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला पटेल क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखना दूसरा मैं आपको काम की बात बताने जा रहा हूं। देखना एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कतई नहीं करता। बोलो बात समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। आप बोल रहे होगे, सुनना मेरी बात, देख लो पहले लिख लेना, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होगा जरा समझना। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बढ़ा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, और ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। होता तो है, रिएक्शन तेजी से होने लगती है, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने लगता है, लेकिन टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा होगा जरा समझना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये नहीं बदलती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एनर्जी है उनमें, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ गई है ना, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनर्जी बढ़ गई उनके पास में, एनर्जी बढ़ गई, आपस में टकराएंगे ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर ये बढ़ जाता है, और ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आया क्या। देखो टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी कोई चेंज नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपस में टकराएंगे ज़्यादा, और ज़्यादा आपस में टकराएंगे तो ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, और ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बच्चा इसको देखता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, वो क्या सोचता है कि ईए भी बढ़ गया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ईए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझना बात को। एक काम की बात ये है, लिख लो। देखो अब हमने देख लिया टेम्परेचर का इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। टकराने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी, ठीक है कि नहीं। कॉपी बंद करो, सुनो, मतलब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। हमको A2 गैस की रिएक्शन B2 गैस से करानी थी और 2AB प्रोडक्ट बनाना था। बोलो बनाना था। अब देखो हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा जरूरी है क्या हिमांशु? नहीं, ठीक है। वो टक्कर जिनसे कोलिजन हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक, अब ध्यान देना, ये मेरे पास में कोई क्या है बेटा, ए मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, कोई ए मॉलिक्यूल। बोलो है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। और ये मेरे पास में कोई क्या है बेटा, बी मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, बी मॉलिक्यूल। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब देखो जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं, जैसे ही दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे,
ठीक, दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो पुराने बॉलीवुड पिक्चरों की तरह यहाँ पर क्या होने लगेगा बेटा, इफेक्टिव कोलिजन होने लगेगा। पहले एक पिक्चर में होता था ना, इफेक्टिव कोलिजन होता था, किताबें गिरती थी। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं, दोनों आपस में टकराएंगे। और सही डायरेक्शन में अगर टक्कर हो गया तो आप देखेंगे हर हैप्पी एंडिंग की तरह क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हुआ क्या? सही ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अब देखो सही ओरिएंटेशन मतलब कि देखो हमारे क्लास में वो आशिक आज बोल रहा था ना, वो क्या हुआ, रायपुर गया हुआ था और इस कहानी के सभी वो पात्र व घटनाएं वास्तविक है, इसका पूरा वास्तविकता से संबंध है। सुनो, वो जा रहा था अपने भैया के साथ पीछे बैठ के, ठीक है, उधर से एक दीदी आई, इधर से ये गया, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रहा, दोनों टकरा गए, दोनों टकरा गए। एक्सीडेंट खोड़ियाक चल रहा है, कल आके देख लेना, मेरी बात अगर झूठी हुई मेरे को जिंदा जला डालना रास्ते में, समझ में आ रहा है? वो सच बोल रहा हूँ, लंगड़ा के चल रहा था। हाँ यस सर, सुनो, तो लंगड़ा के चल रहा बेचारा, टक्कर हुआ ना, चोट लगा, वो फिर क्या बोली होगी, है ना, छत्तीसगढ़ी में गाली दे करके चल दी होगी, है नॉन इफेक्टिव कोलिजन था, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन था क्या, वो भी जा रही थी, ये भी जा रहा था, टकराए दोनों, ये अपने काम से गाड़ी उठा चल दिया, वो दीदी वहां पे हल्ला जमा कर दी, मोबाइल निकाल ली, मैं वायरल कर दूंगी, मैं डांट दूंगी, तड़ जड़ दी उसको। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था इस कोलिजन, कोई ओरिएंटेशन नहीं था। लेकिन सपोज ये कॉलेज में है, समझ मान के चलना, मैं डबल रोल प्ले करने वाला हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, MBBS कॉलेज का मैं छात्र हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन ये सौभाग्य आप लोग को प्राप्त होगा, मैं बुक वगैरह लेकर के जा रहा हूँ, ये गलत टाइम पे, ठीक है, मैं बुक वगैरह लेके जा रहा हूँ, ठीक, उधर से मैडम भी आ रही है, बुक इतना सारा है, मैं इसको नहीं देख पा रहा और वो उसको नहीं देख पा रही, अब दोनों आएंगे, टकराएंगे, बुक गिर जाएगा। अब ये बोलेगा अरे सॉरी मैं बुक उठा के देता हूँ, तब ना बनेगा प्रोडक्ट। प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ ना कोलिजन का, प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ कोलिजन का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो ये ए है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ए, अरे ठीक है ना, A2 मॉलिक्यूल है, और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल है, आपस में टकराए, क्या हो गए, टकराए, और क्या आ गया बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है इसमें जो बना है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलती पब्लिक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब थोड़े देर बाद देखो, मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। थोड़े देर बाद क्या होता है, ये A और B, ये प्रोडक्ट बन जाता है AB, और ये दूसरा वाला क्या हुआ, A, और ये हुआ B, ये बन गया AB। बोलो समझ में आ रहा है, दुनिया का दस्तूर है, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, एक्सचेंज। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन था, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट बन पाया। अब देखो अगर ये रहा A2, ये क्या है बेटा, A2, ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये है B2, ये इधर जा रही है। अब इन लोग थोड़े देर के लिए टकराए हैं, ये थोड़े देर के लिए टकराए, बोलो बात समझ में आ रहा है, पगला कहीं का, जब आगे यहाँ से टकरा गए, ये फिर इधर आगे चली जाएगी और ये अपना ऊपर चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, कुछ फर्क पड़ा क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन पाया, नो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, कहानी थी ये बे आशिक की नहीं, कोलिजन थ्योरी। सबको समझ में आया क्या, पक्का आया क्या, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन लिखना है, ये नहीं बनाना, ये बनाना।